हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसफी पाठशाला। माय नेम इज़ निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम करेंगे जैनिज़्म, हमारा लास्ट नास्तिक दर्शन, जैनिज़्म फिलोसफी। ओके, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से पहले हम कुछ 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें बेसिक है, जो हम जिसकी भी फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, चारवाक की हो गई, बुद्धिज़्म की होगी, जैन की होगी, सांख्य योग, तो हम जो सब सारी चीज़ें कॉमन है जिसमें, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चारवाक और बुद्धिज़्म की तरह ही इनका जो दर्शन है वो भी नास्तिक दर्शन है, वेद की अथॉरिटी को जिन्होंने रिजेक्ट किया है, वेद में नहीं मानते, ठीक है, नास्तिक दर्शन है। दूसरा, रीबर्थ को रिजेक्ट किया है, रीबर्थ में नहीं बिलीव करते। ओके। थर्ड, गॉड में बिलीव नहीं करते। गॉड को इन्होंने क्या बोला है कि जो कर्म है हमारे, उन्होंने गॉड की प्लेस ली है, कर्म टेकिंग प्लेस ऑफ गॉड। सेम कॉन्सेप्ट ये बुद्धिज़्म में है, उन्होंने भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहा है कि जो कर्म है उन्होंने ही जो गॉड की प्लेस ली है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल। अब चारवाक है, चारवाक ने सोल को एक्सेप्ट नहीं किया, बुद्धिज़्म ने नहीं किया, बट ये सोल को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे इन्होंने सोल को एक्सेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू बॉडी। ओके, और इनके फाउंडर कौन है जैनिज्म फिलॉसफी के? महावीर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए किसी भी फिलोसोफर की फिलॉसफी पढ़ने से पहले, ठीक है। चारवाक भी नास्तिक है, जैनिज्म नास्तिक है, बुद्धिज्म नास्तिक है। रिबर्थ कौन कौन एक्सेप्ट करता है? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इन तीनों में से। गॉड को तीनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बस बुद्धिज्म और जैनिज्म ने गॉड की एक्सप्लेनेशन दी है कि कर्म टेकिंग प्लेस ऑफ गॉड। सोल को एक्सेप्ट नहीं किया बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने। सिर्फ सोल को किसने एक्सेप्ट किया है? जैनिज्म ने। कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, सोल को एक्सेप्ट नहीं किया चारवाक और बुद्धिज्म ने, सिर्फ जैनिज्म ने एक्सेप्ट किया है और क्या कहा है कि सोल है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है। चीज़ और यहाँ पे जो मोक्ष है, सब जैनिज्म कॉल्ड मोक्ष एज केवल। ओके, ये याद रखिएगा। अब हमने ये अपने बेसिक क्लियर कर लिए हैं कि तीन नास्तिक दर्शन में से कौन किस किस को एक्सेप्ट करता है, किस किस को नहीं करता, ठीक है। ये हमें हमारे माइंड में है। अब हम फिलॉसफी देखेंगे, इन्होंने क्या क्या बताया है, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्या है इनका मार्ग, ये सब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही पुराना रिलीजन है इंडिया का। इट टीचेस अस टू लिव विथ पीस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये हमें पीस के साथ, ट्रुथ के साथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ जीना सिखाता है, ठीक है। जैनिज्म बिलीव इन कर्म एंड एम टू फ्री द सोल फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैन बिलीव करते हैं कर्म करने में, ठीक है, और उनका एक ही एम है कि जो हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, उसको इस रीबर्थ की साइकिल से मुक्त कर देना। कैसे? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करके। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या है? जो इनकी फ़िलॉसफी है उनको कठोर मार्ग भी बोला गया है, कठोर मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका मार्ग है वो बहुत ही कठोर है। अमर्जिंग अराउंड 6th century before common era, Jainism was revitalized by Lord Mahavir, the 24th and last Tirthankar spiritual teacher, though its origin trace back to earlier Tirthankars like ऋषभनाथ। हमारे टोटल 24 तीर्थंकर्स हैं, जिसमें से जो हमारे फर्स्ट है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो हमें याद रखना है वो है जो हमारा फर्स्ट है और हमारा 23rd एंड 24th, ठीक है। ये तीन हमें याद रखने हैं। फर्स्ट कौन है हमारे? ऋषभनाथ,
ऋषभदेव और ऋषभनाथ, ठीक है। 23rd है हमारा पार्श्वनाथ, एंड 24th कौन है, जैनिज्म, ठीक है, जैन, महावीर। फाउंडर मैंने बता दिया महावीर। अब ये जो एमर्ज हुआ था ये हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक कठोर मार्ग का रिलीजन है। इसमें 24 तीर्थंकर्स हैं। पहला ऋषभनाथ है, 23rd हमारा पार्श्वनाथ है, एंड 24th हमारे कौन है, महावीर। द वर्ड जैनिज्म डिराइव फ्रॉम जीवा, जो जैनिज्म वर्ड है वो जीवा से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीन मतलब है कॉन्करर, वन हु हैज़ कॉन्कर्ड हिज पैशंस एंड डिज़ायर, जो अपने पैशंस और डिज़ायर्स पे काबू पा लेता है, उन्हें कॉन्कर कर लेता है, उनसे उभर आता है, ठीक है। फिलोसफिकल फाउंडेशन बात करें तो एट इट्स कोर्स जैनिज्म टीचेस दैट एवरी लिविंग बीइंग पोजेस एन एटर्नल सोल, जीवा, capable of achieving मोक्ष, freedom from the cycle of birth and death। जैनिज्म का मानना है कि हर एक लिविंग बीइंग एक सोल पोजेस करता है, उसके अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए एलिजिबल है, वो अचीव कर सकती है, मोक्ष अटेन कर सकती है। मोक्ष यानी कि रीबर्थ की साइकिल से बाहर निकल जाना। द सोल इज वे डाउन बाय कर्म विच एक्यूमुलेट्स थ्रू एक्शन ड्रिवन बाय अटैचमेंट, इग्नोरेंस एंड वायलेंस। जो हमारी सोल है वो कर्मों से बंधी हुई है, जिसके थ्रू हम कर्मों से बंधी हुई है तो हम एक्शंस करेंगे। एक्शंस कैसे करेंगे, अटैच हो जाएंगे वर्ल्डली डिज़ायर से, इग्नोरेंस में होंगे, अविद्या के स्टेट में होंगे, और हिंसा के रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। लिबरेशन इज अटेन्ड बाय प्योरीफाइंग द सोल थ्रू एथिकल कंडक्ट, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। जो लिबरेशन है, जो मोक्ष है, ठीक है, वो कैसे अटेन किया जा सकता है, अपनी सोल को प्योरीफाई करना है। कैसे प्योरीफाई करना, अच्छा सिंपल सादा जीवन जी के, इनका मानना ये एसेटिसिज्म, ठीक है, एक वर्ड आता है एसेटिसिज्म, इसका मीनिंग क्या है, एथिकल लाइफ जी के, सिंपल लाइफ जी के, बिना किसी वर्ल्डली डिज़ायर से अटैच होके एक ऐसी लाइफ जीना, ठीक है। सो जो हमारी आत्मा है वो कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती है, थ्रू एसेटिसिज्म, एक अच्छा जीवन जी के, सिंपल जीवन जी के, सारी अटैचमेंट से दूर होके और स्पिरिचुअल नॉलेज को अटेन करके। आगे बढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी से पहले हम बात करते हैं कि इनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने बताया था जो चारवाक हैं, ठीक है, उनके सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सिर्फ परसेप्शन है। बुद्धिज़्म की क्या है, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, ओके। पर जो जैनिज्म है उनकी क्या है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड थर्ड शब्द। ये जो हमारे 6 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है उनमें से स्टार्टिंग के 3rd एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सबको इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, चारवाक का सिर्फ प्रत्यक्ष है, बुद्धिज़्म का प्रत्यक्ष अनुमान है, और जैनिज्म का प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द है। अब जो इन्होंने उपमान, जो हमारा 4th है कंपैरिजन, उपमान, ठीक है, उन्होंने इसको किसका केस बताया, प्रत्यभिज्ञ का, प्रत्यभिज्ञ का केस। ये क्वेश्चन आ रखा है, 1 मिनट इसके स्पेलिंग। प्रत्यभिज्ञ मीन्स जो पहले से देखे हुए को पहचानना। मैंने कोई चीज़, हम उपमान में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई पहले से चीज़ है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हमने कोई नई चीज़ देखी है तो हम उसके बेसिस पे उसको कंपेयर करते हैं, अच्छा वो ऐसी है तो ये ऐसी है, हम कंपैरिजन करते हैं। सो ये सिमिलैरिटी बताता है। प्रत्यभिज्ञ क्या कहते हैं, मीन्स पहले से देखे हुए को हम पहचान लेते हैं। हमारे सामने जो चीज़ है वो हमने कहीं ना कहीं पहले देखी हुई थी, इसलिए हमने उसको पहचान लिया, ओके। बस इसमें इतना ही याद रखना, सोर्स ऑफ नॉलेज 3 क्या है, और जो 4th है उपमान, उसको क्यों रिजेक्ट किया इन्होंने, क्या मान के।
अब आते हैं एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी की बात करें तो इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताई है, इमीडिएट नॉलेज, मीडिएट नॉलेज एंड रॉन्ग नॉलेज। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो इमीडिएट नॉलेज और मीडिएट नॉलेज है, इसका संस्कृत वर्ड भी आता है। इमीडिएट नॉलेज को बोलते हैं अपरोक्ष, अपरोक्ष, एंड मीडिएट नॉलेज को परोक्ष, परोक्ष ज्ञान। ठीक है, इमीडिएट नॉलेज अपरोक्ष, मीडिएट नॉलेज परोक्ष। अब वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इमीडिएट नॉलेज, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ओके, इसके अंदर 3 टाइप्स है। पहला है अवधि, दूसरा मनप्रह एंड तीसरा केवला। केवला जो मैंने बताया था, मोक्ष को क्या नाम दिया इन्होंने, केवला, वही है यहाँ एब्सोल्यूट नॉलेज। सबसे पहला है अवधि, डायरेक्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स। ये जो नॉलेज है, ठीक है, मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ मेरे सामने है तो उसकी मेरे को डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है, विदाउट इनडायरेक्ट नॉलेज, मीन्स बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। जो इमीडिएट नॉलेज है वो है अवधि, ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। सेकंड, मनप्रय, डायरेक्ट नॉलेज ऑफ थॉट्स ऑफ अदर्स। दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उन चीज़ों का हमें ज्ञान होना, ये मनप्रय, ये नॉलेज में लिमिटेड है। ओके, एंड थर्ड वन इज केवल, एब्सोल्यूट नॉलेज। ये नॉलेज है अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट है, परफेक्ट नॉलेज भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज। जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ये स्टेट है केवला, जब हम इस स्टेट ऑफ नॉलेज में पर्टिकुलर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मीडिएट नॉलेज। इसमें कोई ना कोई मीडिएटर होता है, ये डायरेक्ट नॉलेज नहीं होती। ठीक है, परोक्ष, परोक्ष ज्ञान। मीडिएट नॉलेज कौन कौन सी होती है? मति एंड श्रुत ज्ञान। श्रुति मीन्स पहला मति, एनी काइंड ऑफ नॉलेज विच वी कैन ऑब्टेन थ्रू सेंसेस और थ्रू मनस। कोई भी नॉलेज जो हमें ऑब्टेन होती है, कैसे मिलती है? सेंसेस के थ्रू या फिर मन के थ्रू। ठीक है, सेंसेस के थ्रू या मन के थ्रू। जैन गिव्स एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस बाय विच मति टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग वे। अब जो मति है, ठीक है, ये कैसे कैसे होती है, इसका प्रोसेस बताया गया है। 4 पॉइंट्स हैं, 4 प्रोसेस में। पहला है प्राइमरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड अवग्रह, देन अराइजेस क्वेरी, दिस क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ mind is called iha, then comes a definite judgment called avya, and then what is uncertain is retained in the mind is called dharana। जो मति है, यानी कि जो परसेप्चुअल और इन्फ्रेंशियल नॉलेज कह सकते हैं हम इसे इंग्लिश में, परसेप्चुअल और इन्फ्रेंशियल मीन्स जो नॉलेज हमें सेंसेस के थ्रू और माइंड के थ्रू मिलती है। अब वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने कोई चीज़ है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो मैंने उसको देखा। सो सबसे पहली स्टेज क्या आई यहाँ पे? उसका कॉन्शियसनेस। मैंने उसको देखा, उसका कॉन्शियसनेस मेरे माइंड में आई, वो है अवग्रह, वो अवग्रह होगी। अब उस चीज़ को देख के, उस ऑब्जेक्ट को देख के मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, जो क्वेश्चन आया वो स्टेट हो गई हमारी इह, कि वो कैसी दिखती है, क्या कलर है उसका। ओके, देन जब मैंने उसे डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, तो वो एक डेफिनेट जजमेंट आ गया, मेरा जजमेंट आ गया कि अच्छा ये इस कलर की है, इसका ये टेक्सचर है, इसका ये शेप है। सो ये स्टेट होगी हमारी अव्यय। मैंने उस चीज़ को देख के फिर मैं जजमेंट दे रही हूँ। ओके, एंड द लास्ट स्टेट, जब वो चीज़ मैंने बता दी कि हाँ, पहले भी कॉन्शियसनेस आया, दूसरा क्वेश्चन आया कि ऐसी दिखती है, इसका शेप ही है, इसका कलर ही है, तीसरा मैंने अपना उसका जजमेंट दे दिया फाइनल, और चौथा जो वो ओवरऑल मेरे माइंड में रिटेन कर गई, तो वो धारणा हो गई। ठीक है, सबसे पहले उसका कॉन्शियसनेस आया कि मेरे सामने कोई चीज़ रखी है, फॉर एग्जांपल बुक है। देन मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि बुक ऐसी होती है,
ठीक है, इसका क्या कलर है, फिर मैंने उसको जज किया कि अच्छा इसका ब्राउन कलर है, ये स्क्वायर शेप की है और इस पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अव्यय स्टेट होगी। अब मैंने उस पूरी को ओवरऑल अपने माइंड में बिठा लिया, रिटेन कर लिया, तो वो धारणा स्टेज है। ठीक है, ये 4 स्टेज है कैसे मति टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट आता है श्रुत ज्ञान। श्रुति, जो नॉलेज हमें सुन के मिलती है दूसरों से। ठीक है, दिस इज़ यूजली इंटरप्रेटेड एज नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट इज़ हर्ड फ्रॉम अदर्स। जो नॉलेज हमें सुनी सुनाई नॉलेज मीन्स किसी ने कुछ बोला और हमने उस पर बिलीव कर लिया, हमारे कानों से सुना गया हो। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ नॉलेज डिराइव फ्रॉम स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इसके अंदर बोले गए हुए शब्द और लिखे हुए शब्द दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रॉन्ग नॉलेज। अब ये जो हमारा थर्ड टाइप है रॉन्ग नॉलेज, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला है संशय, जिसे डाउट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है विपर्य, जिसे मिस्टेक बोलते हैं। एंड थर्ड इज अनंत्यावास्य, जिसे रॉन्ग बोलते हैं। बस इनके नाम याद कर लेना, इन डिटेल एग्जाम में नहीं आता है। सो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये है इमीडिएट नॉलेज, अवधि मणिप्र केवल एंड मीडिएट नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं जैन सेक्ट्स। अब जो जैनिज्म है, ठीक है, जैन सेक्ट इन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है, श्वेतांबरास एंड दिगंबरास। ठीक है, जो जैन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो अलग अलग सेक्ट्स में है। श्वेतांबरा क्या होते हैं और दिगंबरास क्या होते हैं वो हम देखते हैं। श्वेतांबरास, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, श्वेत यानी कि वाइट, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद, श्वेतांबर वाइट क्लैड, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, दिगंबरास स्काई क्लैड, जो नेक्ड होते हैं। ठीक है, नेकेडनेस। ओके, अब जो श्वेतांबर्स हैं इनका मानना क्या है, इनके अकॉर्डिंग मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दिगंबरास के अकॉर्डिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। श्वेतांबरास बिलीव दैट व्हेन वन अटेन्स द स्टेट ऑफ परफेक्ट नॉन अटैचमेंट वन डेफिनेटली अटेन्स लिबरेशन इरिस्पेक्शन ऑफ वंस बीइंग न्यूड और नॉट। श्वेतांबर्स बिलीव करते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो सारी सांसारिक सुखों से दूर है, ठीक है, नॉन अटैच है, अटैच नहीं है, वर्ल्डली डिज़ायर से परे है, कोई भी उसे न्यूट्रल रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, सो वो परफेक्टली लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भले ही वो न्यूड हो और ना हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्लोथिंग इज़ नॉट एन ऑब्स्टेकल ऑफ टू सैल्वेशन, इट इज़ अटैचमेंट दैट एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल टू सैल्वेशन। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कोई नॉन अटैच हो जाता है, मीन्स अटैच नहीं रहता सारी वर्ल्डली डिज़ायर से, तो वो लिबरेशन अटेन कर सकता है। इनका मेन जो की पॉइंट है वो है नॉन अटैचमेंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन त्याग देता है, ठीक है, सारे प्लेजर्स को, सारे सुखों को त्याग देता है, अटैच नहीं रहता, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो वस्त्र है, क्लोथिंग है, वो कोई भी बाधा नहीं बनते सैल्वेशन की, लिबरेशन की राह के अंदर। ठीक है, एक अटैचमेंट ही है जो ऑब्स्टेकल का काम करता है लिबरेशन। अगर हम चीज़ों से अटैच रहेंगे, हम सारे डिज़ायर से, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम इसके पीछे भागते हैं, इसके जब तक हम इससे अटैच रहेंगे हमें मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। सो सिंपल सा है कि नॉन अटैचमेंट, की पॉइंट इसका है कि नॉन अटैचमेंट अगर है तो लिबरेशन अटेन कर सकता है। अगर वो अटैच रहेगा, नॉन अटैच नहीं रहेगा, चीज़ों से अट्रैक्ट होता रहेगा बार बार, तो वो बाधा बनेगी उसकी लिबरेशन की राह के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है दिगंबरास। दिगंबरा का क्या मानना है, दिगंबरास थिंक दैट अ मैन शुड एब्सटेन फ्रॉम फूड एंड पोजेशन इंक्लूडिंग क्लोथिंग टू बिकम अ संत। ये सोचते हैं कि जो इंसान है, मनुष्य है, ठीक है, उसे फूड और सारे पोजेशंस को त्याग देना चाहिए, यहाँ तक कि क्लोथिंग को भी, संत बनने के लिए। दे डिनाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ वुमेन फॉर सैल्वेशन। इन्होंने वुमेन की एलिजिबिलिटी को
रिजेक्ट किया है फॉर सेल्वेशन, और मुक्ति के लिए, ठीक है, कि जो विमेन हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मोक्ष वही प्राप्त कर सकता है जो नेक्डनेस नेक्ड रहता है, ठीक है, विदाउट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। ओके, देयर कैन बी नो सेल्वेशन विदाउट नेकेडनेस, बिना नेकेडनेस के कोई भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इन्होंने वुमेन की एलिजिबिलिटी को रिजेक्ट किया है कि वुमेन एलिजिबल नहीं है सेल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए। सो अगर जब तक हम क्लोथिंग को नहीं त्यागेंगे, फूड को, पोजेशंस को नहीं त्यागेंगे, तो हम संत नहीं बन सकते, हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। सो हमें बेसिक डिफरेंस हमें देखना था हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि श्वेतांबर एंड दिगंबर्स क्या होते हैं, बस यही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद एंड आत्मदेही परिणामवाद, ये दोनों ही क्या है, एक ही नाम है किसका, सोल का, सोल थ्योरी, जैनिज्म की सोल थ्योरी। अनेकांतवाद, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सोल थ्योरी को, सोल को इन्होंने अनेकांतवाद क्यों बोला है? अनेकांतवाद मीन्स अनेक है, जो चीज़ एक नहीं है, जो सोल है, ठीक है, वो अनेक है। और आत्मदेही परिणामवाद मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोल। अब जो ये लाइन का मीनिंग है, ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि सिंपल शब्द में मैं अगर बोलूँ, छोटी में छोटी आत्मा और बड़ी में बड़ी आत्मा, जिसकी बॉडी का जैसा आकार उसके अंदर उसकी वैसी आत्मा, ठीक है। कोई मनुष्य छोटा है तो उसके अंदर छोटी आत्मा है, कोई बड़ा है तो उसके अंदर बड़ी आत्मा, ठीक है। आत्मा एक नहीं है, अनंत है, अनेकांत है, इसलिए इनको बोला है अनेकांतवाद। जो सोल है वो एक नहीं है, अनेक है, ठीक है। और आत्मदेही परिणामवाद मीन्स जो आत्मा है वो देही का ही, देही मीन्स बॉडी का ही परिणाम है, उसी का ही रिजल्ट है। जो सोल है हमारी वो बॉडी का ही रिजल्ट है, मीन्स जिसकी जैसी बॉडी उसमें उतनी ही, मतलब बड़ी बॉडी तो बड़ी आत्मा, छोटी बॉडी छोटा शरीर तो छोटी आत्मा, ठीक है। छोटी में छोटी जीवा, बड़ी में बड़ी जीवा। अब जो सोल है वो 3 टाइप्स की बताई गई है। रियल नोअर, पहली है रियल नोअर जिसे हम बोलते हैं ज्ञाता। सेकंड है रियल एजेंट जिसे बोला जाता है कर्ता। एंड थर्ड वन इज रियल एक्सपेरिमेंटर जिसे भोक्ता बोला है, ठीक है। सो ये जो हमारी जीवा है, ठीक है, जीवा वो ज्ञाता है, उसे सब पता है, सब जानती है, वो रियल एजेंट भी है, वो सब कार्य करने के योग्य हैं, सारे एक्शंस करती है। और रियल एक्सपेरिमेंटर भी है, मीन्स उन एक्शंस के जो रिजल्ट हो उनको भोग भी रही है, भोगता है। ओके, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना। अनेकांतवाद, उनकी सोल थ्योरी क्या है, छोटी में छोटी आत्मा, बड़ी में बड़ी आत्मा, और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग वैरी है, करती है। नेक्स्ट, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। अब जो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो बंधी हुई है, वो कर्मों से बंधी हुई है, और वो लिबरेशन कैसे प्राप्त करती है, उसके 5 स्टेज बताए गए हैं। 1 बाय 1 हम देखते हैं उनको। फर्स्ट है आश्रव, द स्टेट व्हेन कार्मिक पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द सोल टू बाइंड इट, दिस इज कॉज ऑफ बॉन्डेज, इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स इनटू द सोल। इस स्टेज के अंदर जो हमारे कार्मिक पार्टिकल्स है, हमारे जो कर्म हैं, ठीक है, वो आना शुरू होते हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं, जैसे कि ये सोल है, ठीक है, और ये हमारे सारे कार्मिक पार्टिकल्स हैं, तो इनका जो फ्लो है वो आश्रव है। ओके, यही हमारे बांध का, बॉन्डेज का कारण बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स इनटू सोल। सेकंड, बांध, बॉन्डेज, द स्टेट
when these particles infiltrate into the soul and bind it. जब ये सारे पार्टिकल्स सोल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और इनफिल्ट्रेट होके वो बंध जाते हैं इसके अंदर, बाहर नहीं निकल पाते, तो इस स्टेज को हम बांध बोलते हैं। अब बांध हम दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स की बॉन्डेज होती हैं। कौन कौन सी? भाव बंध, द्रव्य बंध। दो चीज़ों से बंधे हुए हैं, भाव से बंधे हुए हैं और हम द्रव्य से बंधे हुए हैं। पहला है द इंटरनल एंड प्राइमरी कॉज ऑफ बॉन्डेज इज भाव। जो पहला और प्राइमरी कॉज है बॉन्डेज का वो है भाव, डेट इज टू से द सोल्स बॉन्डेज टू बैड डिस्पोजिशन। सेकेंड, द्रव्य बांध, इट्स इफेक्ट विच इज मटेरियल बॉन्डिंग, डेट इज टू से द सोल्स एक्चुअल एसोसिएशन विद मैटर। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि हमारी जो आत्मा है, ठीक है, वो बंधी हुई है, कैसे? भाव बंध से बंधी हुई है और द्रव्य से बंधी हुई है। भाव से कैसे बंधी हुई है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो हम उससे इमोशन से अटैच है, भावों से, अपने इमोशन से उससे बंधे हुए हैं, और वही हम उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो हम द्रव्य से, मैटर से बंध जाते हैं। सो ये सिंपल सा मीनिंग है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम इमोशन से, भावों से बंधे हुए हैं, और अगर हम उनसे शादी कर लेते हैं तो हम द्रव्य से बंध जाते हैं। थर्ड स्टेज, संवरा, बाय द पोजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश कर्मास इज स्टॉप्ड। अब जो ये हमारी सोल है, ठीक है, इसके अंदर सारे कार्मिक पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर और कार्मिक पार्टिकल्स ना आए और कर्म ना आए। अगर कर्म आते रहेंगे तो हमें रिजल्ट आगे आगे मिलता रहेगा, फिर हम कर्म करेंगे, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर हम कर्म करेंगे, तो ये चलता ही रहेगा, एक साइकिल हो जाती है, इससे रीबर्थ होता है, ठीक है। सो हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो अब इसके हमारी सोल के अंदर सारे कार्मिक पार्टिकल्स आ चुके हैं, वो बंध चुके हैं, ठीक है। अब बंध चुके हैं तो उन्हें, जो हमारे फ्रेश कर्म हैं, हमारे जो नए कर्म ना हों, हमारे नए कार्मिक पार्टिकल्स ना आए, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? थ्रू प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। नेक्स्ट आता है निर्जरा। देन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्म मस्ट बी एग्जॉस्टेड, इट इज़ द कॉज ऑफ रिलीज, एक्सपल्शन ऑफ मैटर। अब सारे जो बंधे हुए थे, ठीक है, उसके बाद हमने संवरा, जो नए थे उनको आने से रोका, कैसे? राइट फेथ रख के, राइट नॉलेज रख के और राइट कंडक्ट रख के। अब जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, उन कर्मों को, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कर्म, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो गए, वो निकल जा रहे हैं, रिलीज़ का कारण बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलेंगे तो हमें, हमारे सोल जो है वो सारे बुरे कर्मों से, सारे हमारे कार्मिक पार्टिकल से मुक्त हो जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वही है इसका लास्ट स्टेज, मोक्ष। व्हेन द लास्ट पार्टिकल ऑफ कर्म हैज़ बीन एग्जॉस्ट, सारे एग्जॉस्ट हो गए, सारे रिलीज़ हो गए, ठीक है, तो सर जो पार्टनरशिप थी बिटवीन सोल और मैटर की, वो डिज़ोल्व हो गई, और जो सोल है वो शाइन करता है अपने ही इंट्रिंसिक फेथ, नॉलेज, ब्लिस एंड पावर के अंदर। अब सिंपल सा है, ये जो सोल है, ठीक है, सोल है, इसके अंदर सारे कार्मिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये आश्रव हो गया, ये कार्मिक पार्टिकल सारे अंदर आ गए तो ये बंध गए, कैसे? भाव बंध से और द्रव्य बंधों से बंधे हुए हैं, तो ये बांध है, ठीक है। संवरा, अब इनके अलावा इन्हें जो ये फ्लो था, इनको रोकने के लिए हमने अच्छे कर्म करे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करा, सही सिंपल सादा जीवन जिया, नॉन अटैचमेंट का, सो ये स्टॉप्ड हो गए, वो संवरा हो गया। अब इनको रिलीज़ करना है, जो नए थे उनको आने से हमें रोक दिया है, ठीक है, संवरा की स्टेज में। अब जो इसके अंदर हैं, जो हमारी आत्मा में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना, एग्जॉस्ट हो गए, उन्हें रिलीज़ कर देना, वो है निर्जरा। और जब ये रिलीज़ हो जाएंगे तो सोल प्योरीफाई हो जाएगी, ठीक है, सोल जो है वो हमारी खाली हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी, सारी बुरी चीज़ों से मुक्त हो जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। सो ये था हमारा बॉन्डेज, कैसे हम बंधे हुए हैं और कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सो जिसी को जैनिज्म ने कठोर मार्ग का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, मोक्ष।
भी दो टाइप्स के हैं, भाव मोक्ष एंड द्रव्य मोक्ष। जैसे कि जैसे बॉन्डेज थी, भाव बंध एंड द्रव्य बंध, भावों से बंधे हुए हैं और द्रव्य से बंधे हुए हैं। ऐसे ही जब हम भावों से मुक्त हो जाएंगे, नॉन अटैचमेंट की स्टेज में आ जाएंगे, अटैच नहीं रहेंगे, ठीक है, सो हम मुक्ति पा लेंगे, मोक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा। द्रव्यों से हम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हम शादी के लिए अगर हम उससे मुक्त हो जाएंगे, त्याग देंगे या संन्यास ले लेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के मोक्ष बताए हैं जैनिज्म ने, और इसको मोक्ष का इन्होंने नाम क्या बताया था, केवला। ओके, लिबरेशन कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट एंड पेनेंस। जो लिबरेशन है, जो मुक्ति है, वो कैसे अचीव की जा सकती है, खुद पर कंट्रोल रखकर, डिटैच होके और तपस्या करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, XYZ थिंग है, उसके अंदर दो टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से, एसेंशियल एंड एक्सीडेंटल। टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आर फाउंड इन एवरी सब्सटेंस, एसेंशियल एंड एक्सीडेंटल। पहला है एसेंशियल कैरेक्टर। Essential character of substance remain as long as it remains the same. The Jain call an unchanging character called गुण। जो essential, नाम से पता चल रहा है, ज़रूरी है, essential है, important है, वो कैरेक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बुक ही है फॉर एग्जांपल, ये बुक है, इसके अंदर दो टाइप्स के कैरेक्टर हैं, एक है हमारे essential और एक है accidental। essential कैरेक्टर जो रिमेन है, रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, जिन्हें गुण बोला जाता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो चेंजेबल नहीं है। दूसरे हैं एक्सीडेंटल कैरेक्टर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सीडेंटल है, परमानेंट नहीं है और टेम्परेरी है। इन्हें ऑफ सब्सटेंस विल कम एंड गो, दे सक्सीड वन अनदर, डिज़ायर, पेन एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड पर्याय। एक है हमारा कांस्टेंट, जो कि गुण है, ठीक है, जो चेंज नहीं होते, अनचेंजिंग है, जिन्हें गुण बोलते हैं। और दूसरे एक्सीडेंटल हैं, जिन्हें मोड्स बोलते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, जो चेंजेबल है। सो ये पर्याय हैं, मोड्स। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर दो क्वालिटीज़ दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक एसेंशियल हो गए, यानी कि जिन्हें गुण बोलते हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ है, ठीक है, जो उसके अंदर कांस्टेंट रहती हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ है, बुक है, उसकी बुक की जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज होगी तो वो किसी दूसरी बुक से होगी, उसी बुक में उसी की क्वालिटी हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। बट जो उसकी पर्याय हैं, जो उसके मोड्स हैं, ठीक है, वो आते जाते रहते हैं, सो वो चेंजेबल है। सो सब्सटेंस इज डिफाइंड एज वन डेट पोजेस क्वालिटीज़ और गुण एज वेल एज मोड और पर्याय। सो वही चीज़ सब्सटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर गुण होना और पर्याय होना आवश्यक है। कोई भी सब्सटेंस के अंदर ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, स्यादवाद। अब जैसे कि ये नास्तिक दर्शन है, ओके, सो रीबर्थ को रिजेक्ट किया है इन्होंने, गॉड को रिजेक्ट किया है, ठीक है, सोल को इन्होंने बड़ी में बड़ी जीवा अपने अकॉर्डिंग इन्होंने फिलॉसफी बताई है। चारवाक ने अपने अकॉर्डिंग बताई है, उन्होंने भी गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया। बुद्धिज़्म ने भी अपने अकॉर्डिंग बताई। तो ये तीनों नास्तिक दर्शन है, तो इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था बाकी फिलोसफर्स के द्वारा। सो बहुत सारे विवाद हुए थे, ठीक है, उन विवादों से बचने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जो थी स्यादवाद, थ्योरी ऑफ जजमेंट, ठीक है, जिसे सप्तभंगी न्याय भी बोलते हैं, 7-fold प्रेडिकेशन। ओके, अब ये क्या है ये हम देखते हैं। द जैन थ्योरी ऑफ स्यादवाद इज मैनिफेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ सप्तभंगी न्याय, 7-fold प्रेडिकेशन। This process ensured that each statement is expressed from 7 different conditional and relative viewpoints, कि जो हर एक तथ्य है, स्टेटमेंट है, वो 7 तरीक़ों से एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है, फ्रॉम 7 डिफरेंट कंडीशनल और व्यू पॉइंट। स्याद अस्ति, इन सम वे इट इज़, मीन्स कोई स्टेटमेंट है वो है भी, अस्ति मीन्स है, नास्ति नहीं है, अस्ति नास्ति है भी और नहीं भी है, इट इज़ एंड इट इज़ नॉट, अव्यक्तम इनडिस्क्राइबेबल,
स्याद अस्ति है भी, चा मीन्स एंड अव्यक्तम इनडिस्क्राइबेबल मीन्स वो है एंड उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इनडिस्क्राइबेबल है। सिक्स्थ, स्याद नास्ति एंड अव्यक्तम मीन्स वो नहीं है और उसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। स्याद नास्ति, यहाँ पे एनी 2 बार आ चुका है, ठीक है। स्याद अस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तम मीन्स वो स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी है और उसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। सो इन सारे विवादों से बचने के लिए उन्होंने 7 फोल्ड प्रेडिकेशन दी थी, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ स्टेटमेंट ट्रू है भी, नहीं भी है, वो डिस्क्राइब भी नहीं की जा सकती, अगर वो है तो वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, नहीं है तो वो डिस्क्राइबेबल नहीं है, ठीक है। सो ये 7 स्टेटमेंट्स थी, बस ये नाम याद रखना, इस एग्ज़ाम में इसका ऑर्डर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, जैसे कि बुद्धिज़्म में 3 ट्रुथ थे, वैसे ही जैनिज्म में 3 रत्न हैं जैनिज्म के, ठीक है, जो फॉलो करने चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पहला है राइट फेथ, सेकेंड राइट नॉलेज एंड थर्ड राइट कंडक्ट। राइट फेथ मीन्स सम्यक संकल्प। संस्कृत टर्म्स लिख लेना, इनकी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगी तो या तो संस्कृत में भी आती है डायरेक्ट। सम्यक संकल्प। सेकेंड राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। एंड थर्ड राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। इनका ऑर्डर भी आ रखा है एग्जाम में। ओके, पहला है राइट फेथ, सम्यक संकल्प। दिस डजंट मीन बिलीविंग व्हाट यू आर टोल्ड बट मीन्स सीइंग, hearing, feeling, etc. things properly and avoiding preconceptions and superstitions that get in the way of seeing clearly. Means अगर कोई बोल रहा है तो उसको एज इट इज़ उसकी बातों पे बिलीव ना करना, बल्कि खुद देखना, सुनना और फील करना चीज़ों को प्रॉपरली, और सारे प्री कॉन्सेप्शंस को अवॉइड करके, ठीक है, सारे सुपरस्टिशंस को अवॉइड करके फिर चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है, उसके अंदर फेथ रखना। ऐसे नहीं कि कोई किसी ने ये बोल दिया और तुम उस चीज़ में बिलीव करने लग जाओगे। कोई ये चीज़ मानता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन मानता है, तो तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओगे। नहीं, जब तक तुम उसके अंदर खुद तुम्हारा फेथ नहीं होगा, तुम उस चीज़ों को प्रॉपरली देखोगे नहीं, ठीक है, सारे प्री कंसेप्शंस को अवॉइड नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ ट्रू नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। इट इज़ ट्रूथ टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन जीवा एंड अजीवा। ये एक सत्य है किसकी तरफ, समझना जीवा और अजीवा के बीच के डिफरेंस को। दिस मीन्स हैविंग एन एक्यूरेट, एक मिनट, दिस मीन्स हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स। रियल यूनिवर्स, ब्रह्मा का ज्ञान होना, एक्यूरेट और सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ ट्रू नॉलेज ऑफ 5 सेंसेस। 5 इंद्रियों का जब हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है। टुडे दिस मीन्स हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द जैन स्क्रिप्चर्स। आज के समय में अगर किसी मनुष्य को, ठीक है, जैन स्क्रिप्चर्स की प्रॉपर नॉलेज है, सो वो राइट नॉलेज मानी जाएगी, ठीक है। सम्यक ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, रियल यूनिवर्स, जीवा और अजीवा के बीच में डिफरेंस कर सकता है, ठीक है, अपने 5 इंद्रियों पे उसका कंट्रोल है, ज्ञान है उसको। राइट कंडक्ट, इट इज़ रिफ्रेनिंग फ्रॉम रॉन्ग एंड परफॉर्मिंग व्हाट इज़ राइट। मीन्स गलत करने से बचना और सही कर्म को करना। दिस मीन्स लिविंग अकॉर्डिंग टू जैन एथिकल रूल्स टू अवॉइड डूइंग हार्म टू लिविंग थिंग्स एंड फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट। सिंपल सा मीनिंग है, जैन एथिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जीना जीवन, ठीक है, सारी बुरी चीज़ों को अवॉइड करना, किसी को हार्म नहीं करना और अपने आप को अटैचमेंट से फ्री कर देना, सारी चीज़ों से डिटैच हो जाना, वर्ल्डली डिज़ायर से, प्लेजर से, सुख से, सारे सांसारिक सुखों से डिटैच हो जाना, ये राइट कंडक्ट है, और किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाना। इट इज़ डिवाइडेड 2 ग्रेड्स, ये 2 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। फॉर मेंडिकेंट के लिए है एक साधु धर्म, और लेमैन के लिए कहा जाएगा ये गृहस्थ धर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेंडिकेंट के लिए है साधु धर्म एंड लेमैन के लिए है गृहस्थ धर्म। आगे बढ़ते हैं, जैन एथिक्स, ये शायद हमारा लास्ट है। जैन एथिक्स,
Jainism prescribes 5 vows to follow for a lay person and for an ascetic also known as अनुव्रत and महाव्रत। जो जैन की एथिक्स है, ठीक है, वो अनुव्रत और महाव्रत, ये 5 वाव हैं, व्रत हैं, ठीक है, उसमें डिपेंड है। अगर मनुष्य इनको फॉलो कर लेगा, एथिकल लाइफ जी लेगा इन चीज़ों को फॉलो करके, इन 5 चीज़ों को, ठीक है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्या है अहिंसा, नॉन वायलेंस? इट मीन्स नॉट हर्टिंग एनी लिविंग थिंग आइदर फिजिकली और मेंटली। किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी लिविंग बीइंग हो गई, पर्सन हो गया, ठीक है, उसको फिजिकली और मेंटली हर्ट नहीं करना। Ahimsa is abstinence from all injury of life that exists not simply in the morning being but also in some not simply in the living being। एक मिनट, यहाँ पे living being होगा, ठीक है, not simply in the living being but also in some non moving ones। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये हमें अपनी लाइफ में अब एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है, हमें वायलेंस नहीं करना, किसी भी टाइप की इंजरी नहीं करनी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो। सेकंड, सत्य। दिस वाव इज एब्सटिनेंस फ्रॉम फॉल्सहुड स्पीकिंग एंड फॉलोइंग द ट्रूथ इन लाइफ। झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और सत्य की राह पर चलना। इट ऑल्सो अंडरलाइंस दैट पीपल शुड ऑल्सो नॉट सपोर्ट पर्सन हु इज़ लाइंग। ये भी बताते हैं कि लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते जो लोग झूठ बोलते हैं। इट कंसिस्ट इन स्पीकिंग वॉट इज़ ट्रू एज वेल एज वॉट इज़ प्लीजेंट एंड गुड। मीन्स जो चीज़ ट्रू है, सत्य है, वो चीज़ें बोलना, अच्छा बोलना और भले के लिए बोलना, गलत चीज़ें नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अस्त्य, नॉन स्टीलिंग। दिस वाव कंसिस्ट इन नॉट टेकिंग वॉट इज़ नॉट गिवन। इट ऑल्सो इंक्लूड एब्सटेंट फ्रॉम इविल प्रैक्टिसेस। मीन्स जो चीज़ नहीं दी गई हो उसको नहीं लेना। अगर कोई भी चीज़ हम बिना पूछे लेते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, XYZ एनीथिंग, सो अगर हम उससे बिना पूछे उसकी चीज़ लेंगे तो वो चोरी ही कहलाती है, तो वो चीज़ों को नहीं करना। ये इविल प्रैक्टिसेस के अंदर भी आता है, ठीक है, इनसे हमें बचना है। इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सैंक्टिटी ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। इसका इंग्लिश लिख लेना यहाँ पे, सेलिबेसी। It consists in abstaining from all forms of self-indulgence. It refers to the purity of personal conduct in the matter of sex. जब तक हम जी रहे हैं, ठीक है, अगर हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें अपने आप को इंडल्ज नहीं करना किसी भी प्लेजर एक्टिविटी के अंदर, अपने आप को प्योर रखना है, ठीक है, और पूरा प्रॉपरली ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, अपरिग्रह, detachment from all worldly luxuries in life. Jainism believes strongly that a person with more worldly wealth will more likely to commit more sin and be unhappy. सारी वर्ल्डली लग्जरीज से डिटैच हो जाना है। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लुभावने लगती हैं, हमें ये लेने का मन करता है, ये एक्सपेंसिव है, आईफोन लेना है, बैग लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हमें इनसे हमें डिटैच हो जाना चाहिए, ठीक है। और जैनिज़्म क्या बिलीव करता है स्ट्रांगली कि एक पर्सन जो ज़्यादा पैसे के पीछे भागता है, ठीक है, जितना पैसे के पीछे भागेगा उतने ज़्यादा वो पाप करेगा और उतना ही वो खुश नहीं रह पाएगा। सो ये 5 वाव हैं, ठीक है, व्रत हैं, जो जैन एथिक्स के अंदर आनी चाहिए अगर किसी को लिबरेशन अटेन करना है। सो इन चीज़ों को उसे फॉलो करना नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं। सो यही था हमारा लास्ट जैन एथिक्स टॉपिक, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे आज हमारा नास्तिक दर्शन कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आस्तिक दर्शन से स्टार्ट करेंगे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका। जैनिज़्म मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करी है आज की क्लास में। सो आपको अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आज की क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है फिलॉसफी पाठशाला, उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की PDF अवेलेबल है। ओके,
सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।